नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, जो किसान है उसकी जो स्थिति है वो करीबन एक जैसी रहती है और वो स्थिति है घाटे की स्थिति। और इस पर जब से देश आज़ाद हुआ है या फिर जब उससे पहले अंग्रेज़ों का राज था या उससे पहले मुग़लों का राज था, किसान की बात हर दौर में होती रही है, लेकिन बात ही होती रही हैं, काम उन पे नहीं हुआ है। और अगर ताज़ा हालात देखे जाएं तो पंजाब और हरियाणा बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सरकार ने जो मुआवजे की घोषणा की है वो मुआवजा इतना है जितना 1 एकड़ में बीज आ जाए अगली बार बोने के लिए। इससे ज़्यादा वो जो मुआवजा है वो किसानों के कुछ मदद नहीं कर पाएगा। जो सरकार को प्रयास करने चाहिए पानी निकालने के वो लगभग नाकाफ़ी हैं। करीबन जहाँ पे आज पानी भरा है, अगली फसल का इंतज़ार मुझे लगता है कि शायद बिजाई नहीं हो पाएगी। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी अपने साथियों के साथ पंजाब और हरियाणा में बाढ़ के हालात को देखने के लिए निकले थे। जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है वो कॉमरेड साहब के पास है। सरकार ने क्या किया है और क्या करना चाहिए था, इसका आकलन भी इनके पास है। तो बात करते हैं कि बाढ़ से अन्नदाता कितना प्रभावित है। कॉमरेड साहब जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है बाढ़ का पानी की, और अभी करंट में हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर बाढ़ प्रभावित है, जम्मू का एरिया सबसे ज़्यादा जी। उसके बाद हिमाचल तबाही लगातार दूसरे बरस हुई है। हिमाचल की तबाही जहाँ पे बादल फटना और जिसको भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा, उसके अंदर हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि होता क्या है। मतलब घर जब बह जाता है तो घर का प्लॉट भी बह जाता है, वो भूमि नहीं मिलेगी आपको। और कुछ हद तक ये फिर पंजाब में अगर हम आ जाएं आगे की तरफ तो जो दरिया आते हैं, मतलब पंजाब का तो नाम ही पंज आब माने पानी, 5। तो पहले इसका नाम पंच नद था, यानी 5 नदी जी। तो खैर वो नदियां जो हैं वो वैसे तो बहुत बड़ा वरदान है हमारे देश की। अगर भौगोलिक स्थिति हम देखने लगे, दुनिया के बहुत कम मुल्क हैं ऐसे जिनको हिमालय पर्वत जैसा बड़ा पर्वत मिला हुआ है। और उसके बाद जो है दरिया जो बह रहे हैं दक्षिण में भी और हमारे यहाँ भी, विंध्याचल में भी। और फिर जो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों तरफ समंदर, मतलब हिंद महासागर जिसको हम कहते हैं, वो और इधर से बंगाल की खाड़ी जी। देखो, पहाड़ से लेकर समंदर तक जलवायु भी भिन्न भिन्न है जी। और हमारी जो भूमि और जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी बहुत है। मतलब ये तो एक वरदान है, मतलब। लेकिन जब ये सही वरदान ना समझ के अगर इसको दोहन कर लिया जाए, अंधा दोहन, मतलब निर्दयता के साथ कि केवल आपका मुनाफा बढ़ जाए, उस वजह से अगर आप चाहे पानी है, चाहे भूमि है, चाहे वायु है, चाहे पहाड़ है, उनका इस तरीके से आप करते जाएंगे तो वो अभिशाप भी बनेगा जी। और जो लोग ये कह देते हैं कि भाई ये कुदरती आपदा है, प्राकृतिक आपदा, दरअसल ये प्राकृतिक आपदा तो नहीं है, मैन मेड है। हाँ, मैन मेड भी, बल्कि कॉरपोरेट मेड कह सकते हैं। क्योंकि प्रकृति और जीव जंतु और इंसान वो तो खुद शिकार है इस आपदा के। वास्तव में प्रकृति बहुत बड़ी शिकार है, पहाड़ शिकार हैं बहुत बड़े इससे ना, नदियाँ भी। तो खैर अब बात ये है कि उन्होंने, अब जब हम यहाँ की बात करते हैं, अपने मान लो कोई से भी ज़िले के गांव की करते हैं, रोहतक डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो कुछ कलानौर के गांव, कुछ महम के, ये सामान है, बेडवा है, बडाली है, या इधर हम देखें तो मुंडाल,
के आसपास, फिर उधर ये चला जाता है भिवानी, धनाना, मित्ताथल, और आगे फिर तो शाम के यहाँ जाके भी सागवन गांव तो ऐसा है जो गांव के अंदर ही पानी घुस गया। और फिर आगे थोड़ा हिसार जाके करे तो ये मतलब जो लितानी है। 40 साल का हो गया जी मैंने अपने जीवन में हाँ, कभी भी मेरे गांव में गुंजार, दमाणा, इधर पानी खड़ा है जी हजारों एकड़ में। अब तो दिमाना में खड़ा है पानी। हाँ जी, गुंजार रोड ही ब्लॉक है वो पूरा। और गुंजार का भी रोड, और फिर आगे जाके ये टोकस, पातन, आपका आर्यनगर और लुदास, और ये धीरनवास, ये गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और उसके बाद आगे जाएं तो ये सिरसा की तरफ भी, फतेहाबाद की तरफ भी प्रभाव है मतलब। लेकिन जो जैसे मान लो राजली और भदावट जो गांव है बरवाड़ा से इस तरफ, तो गांव में घुस गया पानी, तो घर भी बर्बाद हो गए। घर भी बर्बाद हो गए। तो एक स्थिति तो ये है। फिर उसके बाद मतलब उत्तराखंड भी प्रभावित है। लेकिन पंजाब के जो दरिया हैं वहाँ जाके हमने जिस तरीके से देखा, मतलब हमारे यहाँ तो गिनती के गांव हैं जहाँ पानी अंदर घुस गया, वरना तो खेत के अंदर जो भारी नुकसान हुआ है, फसल बर्बाद, खड़ी फसलों का, जिसके अंदर आप ये लगा लो कि जो खर्च है वो तो हो ही चुका ना। अब तो पकनी थी वो फसल, बिल्कुल जी, चाहे वो कपास है, चाहे जीरी है, चाहे ज्वार बाजरा है, या वो मतलब सब्जियां वगैरह है। उसके अंदर तो जितना भी निवेश हम कर चुके थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि भाई 7,000 से 15,000 के रेंज में जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, वो तो पानी में डूबो चुके पहले ही, उतना तो डूब चुका उसके अंदर, तो बचेगा क्या उसके पास। इस लिहाज से अगर हम देखने लगे तो एक तो ये फसल का उजाड़े का है, दूसरा जो गैर जमीने लोग हैं ना, भूमिहीन, खेत मजदूर जिनको कहते हैं, खेत मजदूर कह सकते हो, गांव के कारीगर हैं, या जो एक भैंस के साथ अपना काम चला रहे, एक भैंस एक गाय, तो न्यार फूस तो वो खेतों में से ही लेके आते थे ना। और इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा न्यार फूस चरा भी लाया करते डंगरों को अपने। फिर लकड़ी भी ईंधन के लिए उन लोगों की बहुत बड़ी निर्भरता है। तो मैं इसलिए ये आपको एक बात बताऊँ, ये जो आपदा है ना, ये वर्ग निरपेक्ष नहीं होती, सबको लपेटे में लेती है। नहीं, गरीब को ज्यादा लपेटे में लेती है। जो मेहनत का वर्ग है कि उनके घर भी नीचे जगह पे होते हैं आमतौर पे, गांव में पहले मार, और थोड़ा सा कच्चे भी होते हैं, और कच्चे भी लगा लो उतने मजबूत नहीं होते। तो अब एक घर जिंदगी में एक बार ही तो बनता है। आज जिसका पानी खड़ा है, मान लो ये तो हजार घर, 1,000 से लेके 1,500 तक तो आप ये लगा लो गांव पंजाब के प्रभावित थे। और वो गांव हैं जिनके अंदर घरों में भी घुस गया। तो जब वो उतरना शुरू हुआ है, मान लो पानी, तो उतरने के बाद बहुत बड़ी समस्या आने वाली, घर गिरेंगे भी, और धूप निकलने के बाद तरेड़े आएंगी घरों के अंदर। और जितनी जगह वो हुआ है, गाद साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंदर जाके देखते तो सांप वहीं शरण लिए हुए। वो कहाँ जाएंगे? वो भी कहाँ जाएं, क्योंकि वो भी तो भूमि के अंदर, उनके घर भी उजड़ गए, तो वो इन घरों में घुस गए, ऊपर आ गए हैं, खाली नजर आ रहे थे। कोई आड़ी में बैठा है, कोई जूते में बैठा है, कोई कहीं। खैर, एक ये स्थिति भी पंजाब में या हरियाणा में जहाँ भी है वो बनेगी। तो दो ये तबके जो हैं कुल मिलाकर, किसानी का और उनका। लेकिन किसानी के संबंध में तो मैं आपको एक बात का ध्यान, आपने बिल्कुल जहाँ से बात शुरू की जी, कि वो जो है टोटे में ही रहेगा और बचत नहीं हो पाती। तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, पूस की रात। पूस की रात है जी। तो उसमें जो किसान और उसका दोस्त होता है, वो कुत्ता जो उसके साथ ही रहता है जी, खेत की रखवाली के लिए उनको वहीं सोना पड़ता है। और भयंकर सर्दी होती है। वो रखवाली किससे थी? आवारा पशुओं से। तो आग जला ली उन्होंने। अब वो कुत्ता भी आग सेक रहा था और वो किसान भी। तो दोनों को नींद आ गई, क्योंकि आग की सेक लगी और थके हुए थे। तो घर के नज़दीक गांव था, तो सवेरे जो है वो आग का ही पतंगा जो है वो उसमें लग गया।
लग गया और वो कुछ तो वो जल गया। कुछ इलाके में आवारा पशु जो है वो घुसे हुए मिले, तो किसान की जो पत्नी है वो आती है, जोर जोर से आवाज़ मारती है, वो उसका कुत्ते का भी नाम लेके, और क्योंकि ज़्यादा तो कुत्ते का ही लेना था, पति का तो कम लेती है ना मतलब। तो उनकी आँख खुली है और आँख खुल के देखा उन्होंने, खेत तो बर्बाद है। तो वो जो किसान था वो जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके मार के। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम इतने भारी नुकसान हमें हो चुका, बर्बादी, हंस क्यों रहे हो? तो उसने ये कहा कि पिछली बार तो बहुत अच्छी फसल थी, अपना कर्जा बढ़ा के उतरा। वो बोली बढ़ा है कर्जा तो, लेकिन इस बार तो कुछ उतरता, इस बार भी कैसे उतरता, क्या गारंटी है? जब अच्छी फसल से नहीं उतरा तो खराब से क्या उतरेगा? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि अब हमें इसकी रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, आराम से सो जाएंगे। ये उस दुविधा को जो किसान की, मुंशी प्रेमचंद उस कहानी के माध्यम से, लगभग ऐसी ही परिस्थिति हमारे यहाँ है। बहुत बड़ी संख्या में कर्जे के नीचे जो है हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, अब ये कितने ही प्रदेश, कर्नाटक हैं जहाँ खुदकुशी करनी पड़ती है। किसान जो है ना वो कर्जा, चाहे वो बैंक का और चाहे किसी का प्राइवेट हो, वो कभी भी कर्जा मार के ना, आप मतलब आप ये कह सकते हो ढीठ नहीं बनता, नहीं बनता, वो शर्माता है। बैंक के कर्जे से भी वो शर्म महसूस करता है। ज़्यादातर ना इसलिए खुदकुशी करते हैं, ये कारपोरेट की तरह से नहीं है कि जिनके माफ भी 16 लाख करोड़ हो जाए और लेके दूसरे देश में भी भाग जाए। मतलब किसान की तासीर दूसरी होती है, मतलब वो दूसरे से जो सहायता राशि है उसको मांगने में भी उसको दिक्कत आती है। उसको मतलब कोई अगर उनके घर में अगर अनाज डल जाए तो वो मतलब उसको वो शर्म महसूस करता है इस बात से कि मुझे दूसरों से खाना पड़ता है। नहीं, अब आप ये बात देखिए, प्रधानमंत्री आए, पहली बात तो वो लेट आए, मतलब उस समय नहीं मिला ना जी, और बहुत काम है और वो पहले आते ही तो बिहार के मतदाताओं को भाषण दिया, कुछ गाली गलौज से संबंधित कोई उनकी बात थी, तो बिहार भी बंद कर दिया। उसके बाद इधर वो आए हैं हिमाचल और पंजाब, और उन्होंने एक जगह 1600 करोड़ रुपए की, एक जगह 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सेंटर से घोषित करी। लेकिन हरियाणा का तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जी, जबकि यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम ये तो कह देते कि भाई कर्जा माफ कर रहे हैं हम तो जो कर्जा मुक्ति की मांग हमारी इसलिए है क्योंकि हम जो एमएसपी की मांग करते हैं वो नहीं दे रहे, तो उतना पैसा तो हम दे चुके ना, उससे कई गुना ज़्यादा जितना कर्ज चढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम मुक्ति कहते हैं, माफ़ी नहीं कहते। तो वो कम से कम उसको तो घोषणा कर ही देते कि भाई ये जो कर्जे हैं ये वापस नहीं लिए जाएंगे, खास तौर पे उनसे जो भर नहीं सकते। खैर, और हमारे यहाँ किसी भी तरह की, अभी हमने देखा कि हिसार में मजदूर भी थे, किसान भी थे, प्रदर्शन भी किया, लेकिन उन गांव के घरों में जाके देखा तो एक चौपाल में बैठे 2 परिवार। हमने कहा सरकार ने कुछ खाने पीने का दिया है? बोले हाँ जी दिया। हमने कहा क्या दिया? बोले आप यहीं रुको, मैं बाहर निकाल लाता हूँ। वो अंदर से बाहर निकाल के लाया, उसमें 3-4 किलो तो थैली में आटा होगा, अच्छा, थोड़ी सी दाल और क्या कहते हैं तेल जो खाना पकाने के लिए सरसों का, इतनी छोटी शीशी थी वो मैंने कभी नहीं देखी, उसमें था वो, और थोड़ी सी हल्दी, नमक और मिर्च। बोला ये है जी, वो मैं फोटो है मेरे पास, मैं पत्रकारों को दिखाया वहाँ। अरे तुम कम से कम जो आदमी जिसके पास नहीं है ये, और होता तो अच्छा, वो खुद मांगने की आदत भी नहीं है। आपने देखो पंजाब के बारे में ही देख लो, वहाँ भी कोई सरकार या प्रशासन देखने को, हरियाणा ने की है जी मदद। मैं कह रहा हूँ जिनके घर डूबे हुए हैं, खेत डूबे हुए हैं, वो पंजाब के लिए राहत सामग्री इकट्ठी कर रहे। हमारे मेवात के वो जो महिला जिसने सोने का उसका
चांदी का कड़ा निकाल के दे दिया बुजुर्ग महिला ने मेवात में। तो अखबारों में बहुत बड़ी कहानी, गूदड़ी बनाई हुई हाथ की, ये भी दे वो बोली बच्चे इनके ऊपर सो जाएंगे, मतलब को मालूम है कि गर्म कपड़े की भी अब ज़रूरत पड़ेगी जिस तरीके का मौसम आ रहा है। लेकिन बात ये है कि हमें यहाँ भी देख लिया था, जब हम टिकरी बॉर्डर पे होते थे और हरियाणा से जो ट्राली जाती थी सामान बांटने के लिए वहाँ बॉर्डर पे, तो पंजाब का जो किसान था हमने कभी उसको ऐसे हाथ किए नहीं देखा। वो यूं करता था, वादू है जी, वादू है जी, अजय नहीं लोड। ये तासीर देखो किसान की, बड़ी ऊंची एक उसकी कुव्वत जो है वो होती है, और वो आप कहीं चले जाओ हर जगह एक जैसी होती है। वहाँ भी हम गए हैं पंजाब के अंदर, तो वो जो जगह हमने देखी, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, डेरा बाबा नानक के कस्बा है जहाँ मशहूर गुरुद्वारा है, नानक बाबा रहे थे वहाँ कई साल तक। फिर वो जो करतारपुर साहिब है पाकिस्तान में, वो कॉरिडोर वहीं से शुरू होता है डेरा बाबा नानक। पानी में डूबा हुआ वो पानी में डूबा हुआ है, और जो रावी नदी है वो रावी नदी एकम एक हो गई। तो हमें ये बताया गया इस रावी नदी के परली तरफ भी हिंदुस्तान के कुछ गांव हैं, अच्छा, और उरली तरफ भी हैं, और अब वो सब एकम एक होने की वजह से ये जो सीमा थी बाउंड्री दोनों देशों के बीच में, वो बाउंड्री भी डूब गई। वो जो कांटेदार तार होते हैं, अब बाढ़ और आपदा कभी देशों की दीवारों को थोड़ी उनको समझती है, बॉर्डर को क्या है क्या नहीं, वो भी एकम एक हो गया मतलब वहाँ से। तो ये जो एक परिस्थिति, इससे जो पीड़ा हुई है पंजाब के लोगों में, कमाल का जज्बा है, ये हमने वहाँ महसूस किया। खड़े हो जाएंगे जी दोबारा से, वो देखना आप खड़े, वो उनकी ये मतलब वो इस जज्बे के बड़े शानदार वारिश हैं। इतिहास में वो कितने बार खड़े हुए हैं इसी तरीके से तबाही के बाद, मतलब। लेकिन ये अपने यहाँ भी है इसी प्रकार की मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, जैसे पंजाब की मदद की जी सबने आगे आए। अब मैं देख रहा हूँ जैसे हरियाणा के जिन गांवों में मदद की ज़रूरत है, वहाँ पे वो उतना जज्बा नहीं दिखाई दे रहा है जी कि वहाँ मदद पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। वहाँ मतलब उनके अभी तो आपके तो किसान सभा पूरे हरियाणा में है, तो मोटा मोटा सा मतलब क्या अनुमान, कितने हजार हेक्टेयर में पानी है हरियाणा में? ये आप ये लगा लो कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल आज भी 5 लाख किसानों ने किया है, कह रही है कि उसी के ऊपर करो। हाँ, तो 5 लाख किसानों ने किया है, तो कम से कम भी आप ये लगा लो 20-25 लाख एकड़ जमीन तो वो हो ही गई जी, जो उसमें डूबी हुई है, जिसमें से काफ़ी बड़े हिस्से में ये खतरा लग रहा है कि पानी नहीं उतरने की संभावना है, कम भी नहीं हो रहा। तो अगली फसल की बिजाई कैसे होगी, रबी की जो। और दूसरा, अगर मान लो पानी उतर भी गया, वो कितने दिन में मतलब ठीक होएगा जमीन, उसको दोबारा से तैयार करने अपने यहाँ ये दोबारा तैयार करने वाली। और वहाँ दिक्कत ये आएगी कि वो जो दरियाओं से गाद आ गई है ना आगे, वो काफी बड़े एक पड़त बन गई है भूमि के ऊपर, उसको हटाया कैसे जाएगा। फिर ये जो सारी की सारी बीज, खाद और डीजल वगैरह की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर भी। लेकिन जो आप ये हरियाणा के किसानों की जो बात गांव के कर रहे हो ना, ये एक सांस्कृतिक फर्क है हमारा और पंजाब का। ये कल भी 2-3-4 गांव में हमने पूछा। अब कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ 2 महीने से ज़्यादा हो गए पानी खड़ा हुआ। अब जैसे आपने मुंडाल का जिक्र किया, मुंडाल में तो पानी तब से शुरू हो गया है जब बारिश शुरू हुई थी, तब से खड़ा है। उसी टाइम से ये जो सामान पुठी और इधर के जो बडाली वगैरह गांव, ये भी तभी से ही है और बार बार आ रहा है ये पानी का मसला। तो मैंने ये चीज़ खास तौर पे पूछी कि भाई इसके ऊपर गांव इकट्ठा हुआ है क्या? वो बोले गांव तो इकट्ठा नहीं हुआ।
अब एक तो हमारे पंचायती राज में भी, जिसको ग्राम सभा कहते हैं, वो तो जनरल बॉडी होती है ना गांव के हर एक नागरिक को, चाहे महिला है, बुजुर्ग है, पुरुष है, वोटर है, नौजवान है, उनको सबको ही उसमें आना चाहिए। तो एक तो वो हमारा जो बहुत ही कमज़ोर सिस्टम है नीचे, जहाँ पे पंचायती राज के जिम्मे के जो काम होते हैं, और उनसे अगर आप बात करेंगे कि उस बाढ़ का कारण क्या है, तो वो या तो इधर का एक गांव बता सकते हैं, या इधर का कि इधर से पानी आ गया जी, इधर से पानी आ गया। अब ये बात अगर ऊपर की तरफ आप देखने लगे तो बहुत बड़े सिमाने में है पानी, तो वो सारे में कहाँ से आ गया जी? तो कौन सी ड्रेन है जिन्होंने पानी नहीं लिया, या वो ड्रेन भी डूब के और वो बाकी रकबे के बराबर हो गई। और वो क्यों डूब गई? अगर ड्रेन ही उसका नाम है। तो वास्तविकता ये है कि ड्रेनों की ना तो सफाई हुई, ना उनके किनारे मजबूत किए गए। अगर वो काम समय से, बारिश से पहले वो हो जाना चाहिए। ये लेकिन ड्रेन की सफाई में सबसे ज़्यादा करप्शन की गुंजाइश भी है ना जी। कौन देखता है, करी ना करी। और वो जो करप्शन करने वाले हैं उनके लिए तो बाढ़ वरदान है। वरदान है जी। वो तो कहेंगे करवाई थी, सारी व्यवस्था बह जाती है। इतना पैसा जो है, मतलब वो पी साईनाथ एक बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं हिंदुस्तान के, और वो कृषि के भी विशेषज्ञ हैं एक तरह से। उन्होंने एक किताब लिख रखी है, एवरीबॉडी लाइक्स ए गुड ड्रॉट। एक सूखा जो है वो हरेक को अच्छा लगता है। वो उस अधिकारियों के बारे में ही है जो राहत की फिर पैकेज ऊपर से आते। खैर ये बड़े अफसोस की बात है कि, तो एक तो ये कारण बहुत बड़ा बना है। अभी भी हिसार से जो बालसमंद रोड के ऊपर हम खड़े होके देखने लगे, तो वो जो ड्रेन जो, अब मुझे तो यहाँ भिवानी से पता चला इसका नाम भी घग्गर ड्रेन है। पहले नहीं सुनने को मिलता था। ये आगे चली गई है उमरा सुल्तानपुर होके, और उधर फिर हिसार के अगले जो गांव है जिनका मैंने जिक्र किया उधर चली गई, फिर आगे फतेहाबाद सिरसा की। इसका नाम भी घग्गर ड्रेन है। तो वहाँ पर पुल के ऊपर खड़े होकर हम देख रहे थे, तो किनारे के ऊपर ट्रैक्टर से मिट्टी डाली जा रही थी। तो हम खड़े हो गए, देखने लगे, तो 10-20 लोग आ गए। तो हमने कहा भाई ये कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उन्होंने ये कहा जी ये काम पहले हो जाता तो हमें भुगतना नहीं पड़ता। ये काम तो शुरू में करने का था। अब तो ये हो रहा है, यहाँ से हो सकता है ये नहीं टूटे, आगे टूट जाएगी, लेकिन रात में हो सकता है 1 किलोमीटर आगे जाके टूट जाएगी, और पीछे भी ऐसे ही टूटती हुई आ रही है। तो ये है, ये डैम से लेके आप ये लगा लो, अगर हम बड़ी तस्वीर की तरफ देखने लगें तो हिमालय पर्वत पहले से बोल रहा था। ये जो बादल फटने की घटनाएं वैसे ही नहीं हो रही हैं। ख़ासतौर पे मतलब हिमाचल के अंदर आप देखेंगे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो हाईवे के हैं, चाहे वो होटलों के हैं, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण है, उसके लिए जो पहाड़ काटा जा रहा है वो वर्टिकल ऐसे काटा जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा खतरा। एक तरह से आप उसके आधार को ही, पैर को काट रहे हैं जिस पे खड़ा होता है पहाड़। तो ये पहले भी बादल फट जाते थे, पहले भी लैंडस्लाइड, लेकिन ये बसासत उन बहाव की जगह पे नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, जहाँ अब मल्टी स्टोरी होटल बनाने का वहाँ कोई मतलब थोड़ी। ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो वहाँ पे इस तरह का कर रही हैं। और हमारे जो दरिया हैं, जो नदियाँ हैं, उनकी भी सफाई और डीसिल्टिंग नहीं हुई। अभी अकेला आपका जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम में इंजीनियर ये बताते हैं कि ये जब से बना है, लगा लो 53-54 से, तब से लेकर आज तक इसकी डीसिल्टिंग गाद नहीं निकाली, और 19% उसकी जो क्षमता है पानी होल्ड करने की घट गई। तो नहरों की भी उसी तरीके से घटी है। दूसरा जो हमारे यहाँ, अब जैसे आप मुंडाल की बात कर रहे थे, तो जो रेल की लाइन निकली है ना, उसने वो जो कुदरती बहाव है वो रोक दिया, उसको रोका है। इसी तरह से जो हाईवे बन रहे हैं वो 4-4, 5-5 फुट ऊंचे पहले के निस्बत में
वो भी और नीचे निकलने का पानी चैनल कुदरती बहाव होता है, वो जगह जगह पे उन्होंने छोड़े नहीं। अंधाधुंध विकास इसी को कह रहे हैं। तो अब ये कारण ऐसे ऊपर पहाड़ से लेकर अगर आप गांव तक जाएंगे तो हम ना तो अकेले पहाड़ की बात कर सकते ना गांव की कर सकते, लेकिन ये बात पक्की है, बाढ़ से जो पीड़ित तबके हैं वो सबसे बढ़िया वो बता सकते हैं कि उनके यहाँ क्या होना चाहिए था। आप गांव के लोगों से खुद बता देंगे जी। वो यूं कह रहे थे हमारे बूढ़े न्यू कहा करते भाइयों आड़े का न्यू है, न्यून का पानी न्यून जा करे, न्यून का न्यून जा करे, अब नहीं जाता। तो उनकी अगर कंसल्टेशन शुरू से आप उसके ऊपर निर्भर, या तो सरकार जो है वो ऊपर से चलती है ना, नीचे की तो उनका विजन ही नहीं। हमने कुछ गांव में पूछा कि भाई अधिकारी आए थे, बोले हाँ जी एसडीएम आए थे, एडीसी आए थे, कहीं पे बोले डीसी आए थे। तो हमने कहा क्या बोले? बोले तो कुछ भी नहीं, डीसी पता नहीं होता, डीसी बोले ना पूछा ना बताया। तो हमने कहा फिर बोले देख के चले गए, वो उनकी ड्यूटी का हिस्सा था। अब जरूरत इस बात की है कि इस तरह की जो चीजें हैं, चाहे वो सूखा है, चाहे वो बाढ़ है, या और कोई भी आपदा है इस तरीके की, उसके प्रबंधन के अंदर सबसे ज्यादा स्थानीय लोगों की भूमिका होती है, जो जिनको कोई देखने को ही तैयार नहीं। वो कहते ये चीज क्या है, अनपढ़ आदमी ने के वेरा कित के हो के नहीं हो, जबकि उनको पता है पानी के भाव किधर जाएंगे। जो बहुत ही जीनियस और इंटेलिजेंट, बहुत होशियार इंजीनियर जो है ना, वो गांव में होते हैं। हमें आज तक जो मिले हैं वो यूं कहा करते जी हम गांव के लोगों से पूछ के काम करते थे, वो हमें गाइड कर देते थे। तो वो खुद में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जब से उनकी उपेक्षा होने लगी, अब आपने देखा होगा कई बार खबर आती है गर्मियों में हिमालय में आग लग गई, तो इधर से जम्मू कश्मीर से शुरू करके और उत्तराखंड और आगे तक वो निरंतरता में आग नजर आ जाएगी आपको नक्शे के ऊपर। तो उसका मुख्य कारण उन्होंने ये बताया कि जंगलों से इन्होंने लोगों को खदेड़ दिया कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है जंगलों पे। जबकि 2006 का जो एक्ट पास हुआ था फॉरेस्ट राइट्स का, उसके अंदर उनको जिसको इनएलिएनेबल राइट कहते हैं, यानी वो उनका बाकायदा बोनाफाइड अधिकार है। बिल्कुल, वो तो सदियों से रहते हैं जानवरों के साथ, वो जानवरों के और पेड़ों के। तो इंसान और जानवर और पेड़, वो पूरी की पूरी प्रकृति एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। आप उसको एक को हटा दोगे तो कुछ न कुछ विपदा पड़ेगी। तो वो यूँ कहते थे कि ये ना पेड़ घास को काटते हैं ये डंगरों को खिलाने के लिए, और जब वो काटते हैं घास को तो उनके दिमाग में ये है कि इनको काटने के बाद नई घास आ जाएगी, तो वो लंबाई में काटते चले जाते हैं। तो कहीं आग लग भी गई ना, तो जहाँ से वो काट रखा है वो बचत हो जाती, उससे आगे जाएगी नहीं आग बिल्कुल भी। और वो कई जगहों पे तो कंट्रोल्ड फायर कहते हैं, खुद भी लगाते हैं, और वो फिर आगे जाती नहीं है क्योंकि आगे से काट रखी है उन्होंने कहा। इसी प्रकार से अब जो हिमाचल में से जंगलों से लोगों को बेदखल करने में लगे हुए थे अभी, अब वो इस विपदा ने बेदखल कर दिए लोग। तो ये किसी को ये अंदाज़ा नहीं कि भाई ये वहाँ से चल के और यहाँ तक की मार कर रही है। अब हम ये कहने लगे, कई बार जब वो मौसम का हाल बताते हैं तो उसके अंदर ये कहते हैं कि भाई पश्चिमी विक्षोभ उठ रहा है। अब वो पश्चिमी विक्षोभ जब इधर आएगा तो हवा का जो टेम्परेचर कम कहाँ ज़्यादा कहाँ, और एरिया में बरसेगा, फिर वो कहाँ से बादल फटेगा। तो पश्चिमी विक्षोभ का अपना तो कोई मतलब नहीं। या मान लो राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव होते ही जीतते ही अगले दिन ये कह देता है कि जो पेरिस समझौता है जलवायु का, हम उससे बाहर हैं, हम बैठेंगे ही नहीं उस पंचायत। अब वो 2015 का वो समझौता, जिसके अंदर जो ऊपरले मतलब ये जो ग्लोब होता है एटलस,
धरती लगा लो, इसका ऊपर का तो उत्तर है ना, नीचे दक्षिण है। उत्तर वाले ठंडे मुल्क हैं, नीचे वाले गर्म मुल्क हैं। आमतौर पे ऊपर वाले अमीर हैं, नीचे वाले गरीब हैं। ज़्यादातर ऊपर वाले जो नॉर्थ के हैं उन्होंने दक्षिण के ऊपर राज किया है, सदियों तक किया है राज और लूटा है। तो आज जितना औद्योगिकरण है नॉर्थ में उतना हमारे यहाँ नहीं है। तो इस जलवायु को बिगाड़ने में जितनी बड़ी भूमिका अमीर मुल्कों की है वो हमारी तो नहीं है, जबकि वो हमारे ऊपर थोपते हैं कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है तो तुम इसका खामियाजा भरो। अब मेरे ख्याल में ये जिसको तापमान में वृद्धि कह रहे हैं वातावरण की, ये 1.5 डिग्री से ज़्यादा हो चुकी कब से, तब से जब से औद्योगिकरण हुआ है अब तक। और 1.5 डिग्री का मतलब ये है कि उससे समंदर ऊपर उठा है, और समंदर ऊपर उठा है तो उसने भूमि को भी अपने आगोश में ले लिया उतना ज़्यादा। ये इतनी बड़ी चिंता है। तो जो पेरिस समझौता है वो सारी दुनिया का है, पंचायत है, वह दुनिया की यूएनओ का बनाया हुआ। उसको सबसे बड़ा पावरफुल देश मना कर गया उसको मानने से, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो गुंडागर्दी ज़्यादा कर सकता है। तो बोले मैं मानता ही नहीं किसी चीज़ को भी। तो वहाँ पर पेरिस वाले में ये है कि भाई ये सबकी जिम्मेदारी बनती है लिखित में कानूनी कि 1.5 से 2% के बीच में तापमान नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए ये देश ये देगा, वो देश ये देगा, उसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। अब जब वो इनकार करता है तो हमारे मुल्कों के लोगों को तो ये नहीं पता ना कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारी कृषि पे, हमारे उद्योग पे, हमारे जलवायु पे। तो यहाँ तो मतलब कसूर कोई कर रहा है, खामियाजा किसी से मांगा जा रहा है। इसी को कहते हैं जो एक तरह से ये कार्बन इम्पीरियलिज्म कहते हैं इसको, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का साम्राज्यवाद है ये। मतलब उन्होंने ये अख्तियार ले लिया कि हम मर्जी माए वो करेंगे, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यही तो आज वो टैरिफ लगाने के ऊपर भी तो यही कर रहे हैं जी, बिल्कुल। वो बाजू मरोड़ रहे हैं हिंदुस्तान की कि उधर से तेल नहीं लोगे, इधर से नहीं लोगे। और वो कह रहे हैं कि तुम कृषि उत्पाद और डेयरी, पोल्ट्री, कपास, इनके वो हटा लो, टैक्सेज हटा दो, टैक्स, ये जो आयात शुल्क है। और अगर इन्होंने उसको मांग को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने फिर आगे और धमकी दे दी 50% लगाने की। इन्होंने, मैं एक दिन पहले भी बताया था, कपास के ऊपर 11% आयात शुल्क हम लगाते हिंदुस्तान, हटा लिया जी हमने। उन्होंने 19 अगस्त को हटा लिया और 31 दिसंबर तक। अब हमारी तो कपास पहले ही, मतलब अब तो हमारी कपास अब तो है भी नहीं हमारे तो पास, वैसे ही बर्बादी हो गई मतलब। लेकिन गुजरात तो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक प्रदेश है। फिर महाराष्ट्र है, ये 12-13 प्रदेश बनते हैं। हमारे यहाँ बीज नहीं, लेना देना। अच्छा काम साहब, मैं एक बार आपको दोबारा से लुटाता हूँ हरियाणा पे। नट एंड सेल में ये एक बार मुझे आप ये बता दो कि ये जो 7,000 से लेके 15,000 तक का जो मुआवजा है, ये कैसे डिसाइड कर दिया सरकार ने? क्या कोई इसके लिए इन्होंने सर्वे किया है? क्या कोई किसान संगठनों से मीटिंग करी है? कोई क्या फीडबैक से सरकार ने ऐसा कर दिया? ये ना बिल्कुल आर्बिट्रेरी और एक तरफा उनकी घोषणा है। वास्तव में वो इस बात पे भी चुप हैं कि जिन बीमा कंपनियों ने धान का बीमा कर रखा है तो धान में और किसी चीज़ का तो वो क्लेम दे सकती बीमा कंपनी, डूबे हुए धान का नहीं देगी। हाँ, ये बड़ा इशू है। ये बहुत बड़ा एक कैसे नहीं सवाल है। और ये सरकार क्यों नहीं उस कंपनी को मजबूर कर रही है? और अगर वो नहीं दे कंपनी तो सरकार क्यों नहीं दे उसका? अब हमारा धान तो बहुत बड़े रकबे के अंदर डूबा हुआ है। तो ये उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी, कोई अभी तक तो सर्वेक्षण भी नहीं हुआ, वरना पोर्टल की जरूरत क्या है बताओ? जब इनको ये पता लग जाता है पराली जल रही है, हाँ, उसका तो ऊपर से पता चल जाता है। तो क्या इनको ऊपर से ये पता नहीं चल रहा कि पानी भर गया है यहाँ पे? ये भी पता चल रहा है। और आप एक बात बताओ, आपको हैरानी होगी, 10-15 दिन पहले
20 दिन हुए होंगे, मुख्यमंत्री रोहतक आए थे। एक तो कल परसों ही आए शायद, कल भी आएंगे, कल, अच्छा परसों भी आए थे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भी बाढ़ के फायदे भी बहुत हैं, इससे भूमि का जल स्तर, मोहनलाल बड़ोली ने दी है जी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इससे जल स्तर ऊपर उठा जाएगा जी। अब जब वो ये बात बोलेंगे, ये तो हमें भी पता है जल स्तर तो बहुत ज्यादा नहीं उठ जाएगा, मतलब चोआ आ गया ऊपर, हाँ। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे तो प्रशासन तो फायदे ही फायदे देखेगा ना फिर उसके, कि जब बड़े से बड़े शासक सत्ताधारी वर्ग के लोग ये बोल रहे हैं कि बाढ़ के फायदे बहुत हैं, तो प्रशासन में कोई संवेदनशीलता बचेगी? ये कोई कहने की बात है? अब इस मौके के ऊपर तो उनको ये कहना चाहिए था भाई जल्दी से जल्दी पानी उतारो, युद्ध स्तर के ऊपर ये होना चाहिए, और उसके बाद आगे जो भी इमदाद, मतलब किसान को, खेत मजदूर को, दूसरे जो तबके हैं जिनका नुकसान हुआ उनको देने की। ये तो चलो पोर्टल पे 5 लाख किसानों ने कर दिया, उनको ये 5 से 7 से लेकर 15,000 तक जो भी जैसे भी बांटेंगे, पता नहीं कैसे देंगे ये मुआवजा। जो लोग खेतों पे डिपेंड करते थे और जिनके खुद के खेत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उनको कैसे मुआवजा मिलेगा जी, या उनको नहीं मिलेगा? ये एक बड़ा इशू है। नाम ही नहीं ले रहे ना। दूसरा, जरूरत थी 50,000 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की, दे दिया जी 7 से 15,000। हमारा संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते ऑनलाइन, पंजाब के हालात पे भी विस्तार से चर्चा हुई, हरियाणा के बारे में भी हमने बताया ये परिस्थिति है। उन्होंने 70,000 रुपये प्रति एकड़ का मांगा है संयुक्त किसान मोर्चे ने, जो कि कोई मतलब अनहोनी जैसी चीज नहीं, जेन्युइन है, कोई ऐसी बात नहीं है कि। पंजाब कितना मुआवजा देगा जी? पंजाब ने भी अभी घोषणा नहीं की है प्रति एकड़ की, लेकिन उनकी भी 70,000 की मांग है, और वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है वित्तीय सहायता 1600 करोड़, वो अपर्याप्त है, वो कुछ भी नहीं है वास्तव। हरियाणा को तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, हरियाणा का तो नाम ही नहीं ले रहे ना केंद्र सरकार, तो वास्तव में इसे ना राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाना चाहिए था कि ये इतना बड़ा ये इलाका है, हरियाणा को मिला के ये नेशनल इसको कैलेमिटी घोषित करना जरूरी हो गया था, लेकिन अब तक नहीं किया। वो कर देंगे ना अगर, तो उसके बाद कई तरह की जिम्मेदारियां उनके कंधे पे आ जाएंगी, इसलिए बच रहे हैं उसको, वो कर नहीं रहे हैं। तो ये है स्थिति। और जो दूसरी बात मेरे को ये लग रहा है कि किसी भी आपदा के बाद कोई सबक सीखने को ये तैयार नहीं है ना जी ना। हमने प्रभाव पे बात करी, जैसे आज कारणों के ऊपर बात करी है, कुछ कुछ राहत पे भी बात करी, लेकिन जो बचाव का सिस्टम है वो बचाव एक माइक्रो लेवल पे, यानी बिल्कुल क्या स्थानीय पैमाने पे, और फिर व्यापक स्तर के ऊपर किस तरीके से इसको किया जा सकता, उसके अंदर ना एक ऑडिटिंग सिस्टम होना चाहिए कि ये कदम उठे कि नहीं उठे, सुनिश्चित कौन करे। तो मेरे को व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है अगर इसकी एक रणनीति जनता अपने स्तर पे समझ ले या बना ले, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। हो सकता है कि इसके लिए एक जन आयोग गठित हो जाए, बेशक हरियाणा का, पंजाब का अलग हो सकता है, या सबका मिला के भी हो सकता है। उसके अंदर जो स्पेशलिस्ट हैं और जो कुदरत को जानने वाले लोग हैं वो भी, और आम लोग भी अपने सजेशन दे सकते हैं सरकार को, वो भी बिल्कुल क्यों नहीं दे सकते। जन आयोग अगर बन जाए और वो जनता की उसको स्वीकृति मिल जाए, तो फिर जनता इसको मेन मुद्दा बना ले, तो फिर शासन प्रशासन को उसके ऊपर कुछ न कुछ संबोधन करना पड़ेगा। तो अभी आपको ध्यान होगा शायद जब ये 2016 में जाट आरक्षण का आंदोलन था, तो हरियाणा के अंदर एक जन आयोग बना था। बिल्कुल जी। उसके अंदर रिटायर्ड कमिश्नर थे, टीके शर्मा जी उसके अंदर थे, उसके अंदर डीजीपी थे रिटायर्ड, उसकी बाकायदा एक बुकलेट रिपोर्ट वीएन राय साहब, और उसमें इकोनॉमिस्ट भी थे उसके अंदर, और इंजीनियर भी थे उसमें। उन्होंने जन सुनवाई की थी और फिर वो रिपोर्ट एक छपवा के बाकायदा
और सार्वजनिक तौर पर उसको जारी किया था रोहतक से ही। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कि क्यों ये परिस्थिति आई है, जो बेरोजगारी की स्थिति है और जो जानबूझ के कई जगह जात पात का ध्रुवीकरण करने के लिए हवा उसके लिए तो सरकार एक्सपर्ट है जी। अभी स्पेशलाइज्ड सरकार इसी बात की है कि मुद्दों से ध्यान हटा दो, हाँ, और आप कास्टिज्म पे बात करो। तो अब पानी है, वो तो जात देख के तो घुसता नहीं है जी। बिल्कुल। उसकी गति ये नहीं है कि वो इस मोहल्ले में घुसेगा और इसमें नहीं घुसेगा, उनके खेत छोड़ देगा, उनके खेत छोड़ देगा। सरकार यहीं उलझती है। लेकिन दिक्कत अब ये है कि हम कास्ट पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर गए हैं हरियाणा के लोग कि उनको अपने दुख दर्द भी दिखाई देना बंद हो गए हैं जी। नहीं तो इतने 1000 हेक्टेयर भूमि अगर पानी में डूबी हुई हो और सरकार से कोई सवाल ही नहीं कर रहा, सवाल ना करे या अपनी भी मीटिंग ना करे, मान लो अब मान लो गांव डूबा पड़ा है, एक गांव में पंचायत हुई बटाली में, हाँ, उन्होंने गांव इकट्ठा होके और वो रोड के ऊपर बैठ गए ट्रालियां लगा के, और उसके बाद जब प्रशासन वहां गया तो उन्होंने ये कहा खाली यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, आप मशीनरी लेके आएंगे ना तब हम आपसे बात करेंगे। मशीनरी ले जानी पड़ी। तो दोनों तरह के ऐसे गांव भी हैं जहाँ या तो मजदूरी इकट्ठे हो गए, या किसानी या पंचायत की मीटिंग हो गई, या हुई नहीं। ये तो बात तब बनेगी जी कि जब लोग जागरूक हो जाएं। बिल्कुल। जितने 1000 हेक्टेयर में पानी भरा है, अगर केवल वो गांव भी मिलके एक आंदोलन करें और सरकार पे प्रेशर बनाएं तो ये 7000 का जो मुआवजा है ये 70 का होने में देर नहीं लगेगी। नहीं, क्यों नहीं, ये भी बढ़ सकता है। और ये मान लो आपने एक गांव में अपना एक छोटा आयोग बना लिया, वैसे मैं इसकी कल्पना कर रहा हूँ, नहीं ये बिल्कुल वाजिब। फिर मान लो आपने उस इलाके का बना लिया जहाँ पर वो कंबाइंड कर लो जी, उसको कंबाइंड कर लो, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट की लेवल की बना ली, और फिर आप ये बड़े स्तर के ऊपर उसको लेकर जाएंगे और लोगों में बहस होके वो बात अगर उभर के सामने आती है तो अलग अलग तबकों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। किसान को मिलेगा, मुलाजमों को, महिलाओं को, दलित वर्गों को, पिछड़े वर्गों को, वो भी अपनी बात कहेंगे उनके सामने, और फिर उसमें से निकल के एक रणनीति जो है, आप ये भी कह सकते हो कि एक विकास की वैकल्पिक रणनीति वो बन सकती है। लेकिन सरकार तो तब जागेगी कामरेड साहब जब लोग जागेंगे। दुर्भाग्य से लोग सोए हुए हैं, कारणों पे जाना ही नहीं चाहते जी। अब आज मान लो पानी इस साल निकल गया, कई गांव और कई जगह तो ऐसी हैं जहां हर साल 2 साल में पानी भर रहे हैं, तो वो मतलब अल्टरनेट सालों में फसलें ले पा रहे हैं। हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ भी कोई मुद्दा नहीं बनता है। ये खैर सरकार क्यों करेगी? अफसोस की बात यही है कि संगठित नहीं है जनता उस तरीके से, इसलिए कई जगह तो क्या है, छोटे छोटे ना इंटरेस्ट क्लैश कर जाते हैं कि हमने कहा कि भैया इधर से पुली से क्यों नहीं निकल रहा पानी, बोला वो 2 घर पड़े पर उनकी जमीन है वो नहीं उतरने दे रहे। तो इस तरह की भी है आपस में, 2 गांव आपस में लड़े हैं, हाँ, मिलके समाधान निकालने की बजाय आपस में पत्थरबाजी की है उन्होंने। ये भी परिस्थिति आ जाती है कि इनका पानी इधर क्यों आ गया, उनका उधर क्यों गया। तो ये एक है स्थिति जिसके अंदर चर्चा करने की जरूरत है, जो हमारे अल्टीमेटली अब कंक्लूजन पे अगर पहुंचे तो 3-4 मुख्य बिंदु निकल के आते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे तो सरकार को बाढ़ को एक आपदा मानना चाहिए। बिल्कुल, ये मतलब तुरंत प्रभाव से इसका नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। दूसरा, जो मुआवजा राशि है वो मिनिमम से मिनिमम 50,000 से 70,000 के बीच में होनी चाहिए। तीसरा, लोग सरकारों के भरोसे मत बैठें। गांव है तो पूरी यूनिट है, जिला है तो वो फिर मिलके एक यूनिट बनता है, वो मिलके समाधान और सुझाव बताएं और सरकार पे मिलके प्रेशर बनाएं, तब जाके। और ये ढांचागत जो विकास है उसकी भी तो लोकल लोग बताएं ना। ये यहाँ से लाइन निकल रही है, हाईवे जा रहा है, तो उसमें पानी का बहाव कहाँ से है, तो आपने कहाँ छोड़ा है। हाँ, जबकि ये कानून है 2013 का जिसको हम भूमि अधिग्रहण कानून कहते हैं, उसमें उसका तो नाम ही ये है। मुझे तो खैर किसी और दिन चर्चा असेसमेंट ली जाएगी वहाँ पे, अगर जब भूमि लेनी कुछ बार ली भी इन्होंने, पर अब वो कागजों में हो जाती है, अब लेते भी नहीं। और उसके बाद तो अमेंडमेंट करके उन्होंने ये कह दिया कि 1-2 जन सुनवाई में मैं खुद भी गया हूँ,
पहले लेते थे, अब नहीं लेता है कोई, अब वो कागजों में। अब तो कह रहे हैं 24 घंटे में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एक्वायर कर सकता है अगर वो राष्ट्रीय हित और में जिस है। हिसाब से औद्योगिकरण पे जोर दे रही है सरकार, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में खेती की जमीन वैसे ही मतलब बचेगी भी नहीं, क्योंकि हम दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक हैं और डेवलपमेंट के लिए ज़मीन कहाँ से, यहीं पे से लेंगे। हमारे यहाँ ना जो बिना बाढ़ के भी काफ़ी रकबा ऐसा है जिसके अंदर सेम आई हुई है, लेकिन उसको रिक्लेम करने के लिए, संरक्षण के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं है, ना कोई बजट में नाम है, ना नीचे कुछ होने लग रहा है। तो ये है हमारी जो दिक्कत है विकास की। अब आप देखो कि इस आधुनिक युग में एक तरफ से तो तकनीक ने इतना विकास किया है, वो जनता को ही श्रेय जाता है उसका, तकनीक का, लेकिन उसका प्रयोग कर रहे हैं जनता के खिलाफ ही, जनता के खिलाफ और अपना मुनाफा बनाने के लिए। तो ये जो विकास का मॉडल है ये बदलना बहुत जरूरी है। लोगों की परिकल्पना मैं कह रहा हूँ, अगर वो इसके इर्द गिर्द लामबंद होते हैं कि पर्यावरण बचे, प्रकृति बचे, लोगों की आजीविका बचे और मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वहनीय विकास, वो होना बहुत जरूरी है। इस पे बातचीत होनी चाहिए लोगों के बीच में। मुझे लगता है आज आप बात कर रहे हैं, क्या पता इससे कुछ न कुछ बहस छिड़ेगी, एक शुरुआत होती है, फिर विचार और ऐसे बड़ा रूप ले लेता है, विमर्श करने चाहिए शहरों कस्बों में। दूसरा तत्कालिक तो ये है कि जो हमारी सरकार है, नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, उसको मतलब तुरंत प्रभाव से कम 50,000 एकड़ का मुआवजा, ये तत्कालिक उपाय है जी। और भूमिहीनों को भी जो निर्भर हाँ, हैं, जो निर्भर हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। ये 7 से 17,000 रुपये जो 15,000 रुपये तय किया है, ये मुआवजा ये नरेगा का काम भी छेड़ देना बड़े स्तर के ऊपर। हाँ, तो उससे बाढ़ के प्रभावों में भी रिपेयर में मदद मिलेगी और लोगों को आजीविका मिल जाएगी। लेकिन लोग अगर जाति पाति में उलझे रहे ना जी, तो नहीं, उसमें सारी जातियों के लोग जाते हैं जी, हमने क्लोजली देखा है। अब किसान भी मजदूरों के साथ नरेगा बेचारे अब जाने लग गए। अब तो सारे खेत डूबे हुए, मजदूरी हैं वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ये बाढ़ सुधार के अंदर भी इसको रिपेयर करने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है मनरेगा का। दोस्तों, आप जरूर अपने विचार इस पर रखें कि सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए और कितना मुआवजा मिलना चाहिए। आप अपने सुझाव जरूर हमें बताएं, संभव हुआ तो इन सबको कंपाइल किया जाएगा। और एक कॉमरेड साहब ने ये जो विचार दिया है जन आयोग का, ये बहुत अच्छा विचार है। अगर हरियाणा के लोग अपने अपने गाँव में भी ये सुझाव सरकार तक पहुँचा दें और सब मिल के इस पर विचार विमर्श करें तो कोई एक ऐसा समाधान निकल सकता है कि फिर कभी हमारी फसलों को, हमारे खेतों को, हमारे घरों को ये नुकसान ना झेलना पड़े। लेकिन बहुत पुरानी कहावत है, और बहुत पुरानी कहावत है जी कि बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आप अपने घरों में बैठे रहोगे, डूबे रहोगे, रोते रहोगे, तो सरकार को कुछ नहीं पड़े, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। शुक्रिया कामरेड साहब, नमस्कार।